आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड उस टॉपिक का नाम है हमारी पॉवर्टी। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गरीबी। पॉवर्टी होती क्या है? गरीबी जो होती है, निर्धनता जो होती है, वो क्या होती है? जिसमें एक वर्ग जो होता है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, जैसे फूड, एजुकेशन, क्लॉथ्स, हाउस, हेल्थ। इन चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, ये बेसिक नीड्स होती हैं। अगर इन्हीं को पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है? वो गरीब होता है। ठीक है, देखो इसीलिए कि गरीबी के कारण क्या है? गरीबी के कारण क्या है? सबसे पहला तो हमारा है पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा है। ठीक है, एक यहाँ पर जो बेरोजगारी है, अल्प रोजगार की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। रिसोर्सेज की हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है कि ये हमारे यहाँ पर गरीबी का कारण है। ठीक है, पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। ठीक है, एक हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, आय का असमान वितरण है। इनकम, हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो जो पॉवर्टी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है सापेक्ष निर्धनता और एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, देखो जो हमारे इंडिया के अंदर जो होते हैं, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, वैसे तो हमारा इंडिया एक विकासशील कंट्री है। जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनके अंदर जो निर्धनता अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है कौन सी? सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता करती क्या है? सापेक्ष जो निर्धनता होती है वो इनकम के बारे में और जो पॉपुलेशन होती है उनके बारे में, जो पॉपुलेशन होती है, इनकम और पॉपुलेशन होती है, उनके बारे में एक रिलेटेड यानी कि एक तुलनात्मक अध्ययन स्टडी करवाती है सापेक्ष निर्धनता। इनके बीच में तुलना करती है। ठीक है, इसको मापने की दो विधि दर्शाई जाती है। एक तो लॉरेंज वकर विधि होती है और एक होती है गिनी गुणांक। लॉरेंज वकर में क्या बताया था? लॉरेंज वकर में उन्होंने एक डायग्राम के साथ दर्शाया कि ये वर्ग है एक। ठीक है, और ये जो है, ये जो दर्शाता है ये इक्विटी लाइन को दर्शाता है। किसको? इक्विटी लाइन को। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये इनकम को दर्शाता है। ठीक है, आय की इनक्वलिटी को दर्शाता है। ठीक है, देखो फिर इसमें क्या किया गया, इसमें फिर ये जो है लॉरेंज वकर था, ये लॉरेंज वकर विधि है। ठीक है, इसमें क्या बताया कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था, ये जो कोई भी इनकम है किसी भी देश की, जब इनकम इस इक्विटी लाइन से जितनी ज़्यादा दूर जाएगी ना, उतनी ही आय के अंदर इतनी ही ज़्यादा आय की क्या होगी? अनइक्वलिटी होगी, असमानता बढ़ती जाएगी। लेकिन जितनी ये लाइन है, ये जितनी इसके पास जाएगी उतनी ही क्या होगा? आय के अंदर जो है वो इक्वलिटी आएगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी? बेरोजगारी कम होगी। जितनी ज़्यादा ये दूर हो जाएगी ये लाइन, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? उतनी ही ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी रहेगी। इनकम जो होगी वो उसके अंदर इनइक्वलिटी आएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या दर्शाया? लॉरेंज वकर ने बताया कि इनकम की असमानता और समानता, इन दोनों के बारे में दर्शाने का काम किसने किया था? लॉरेंज वकर ने किया था 1905 में। कब? 1905 में। ठीक है, मैक्स लॉरेंज के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं गिनी गुणांक के बारे में। इसी को मेथड, इसी सापेक्ष जो है इसी को मापने की है। ठीक है, सापेक्ष निर्धनता जो है उसी को मापने का दूसरा तरीका है गिनी गुणांक। जो गिनी गुणांक था, इसमें क्या किया? गिनी गुणांक 1912 में इटली के अर्थशास्त्री थे कोरोडो गिनी, उन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि एक गणितीय रूपांतरण के 0 से 1 तक के बीच का इन्होंने लिया। ठीक है, कि इनका जो फॉर्मूला था वो क्या था? छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल और इक्वल में क्या करते हैं? टोटल एरिया। इन्होंने बताया कि यदि मान 1 है, अगर मान 1 है तो वो आय की पूर्ण असमानता को दर्शाता है। ठीक है, असमानता को, कि यहाँ पर जो है वो पूर्ण असमानता है। ठीक है, आय की। अगर मान 0 है तो 0 आय की पूर्ण समानता को दर्शाता है। ठीक है, ये 0 जो है वो पूरी समानता को दर्शाएगा। यदि 0 से 1 के मध्य है तो आय की असमानता का प्रदर्शन है। ठीक है, और समता रेखा पर मान 0 होता है और
और ये विकसित देशों के अंदर ऐसे होता है। हमारे इंडिया में ऐसे पॉवर्टी को नहीं मापा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएसए वगैरह में ही ऐसा होता है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया के अंदर जो एन इंडिविजुअल जो स्टडी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर, ठीक है, इसका मापन जो होता है वो हमारे इंडिया में कैलोरी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसे हम हैंड काउंट विधि भी जो है वो बोलते हैं, और ये हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में इसका यूज़ होता है, ठीक, पॉवर्टी का, ठीक है। इसमें जो होता है जो एब्सोल्यूट पॉवर्टीज़ होती हैं, ये जो होती है इसके अंदर क्या होता है, टाइम के ऊपर कुछ कमेटियाँ बनाई जाती हैं, और उन कमेटियों के आधार पर क्या होता है, वो कमेटी देखती हैं कि किस पर्सन को जो है वो कितनी कैलोरी मिल रही है। अगर एक पर्सन उतनी कैलोरी एक दिन में नहीं ले रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी जो आई थी वो कौन सी समिति आई थी, तो सबसे पहले आई थी रथ दांडेकर समिति, ठीक है। तो रथ दांडेकर समिति जो थी वो कब आई थी, तो वो 1971 में रथ दांडेकर समिति आई थी। इसका आधार क्या था, तो इसका आधार था कैलोरी प्रति व्यक्ति आय, और ये पहली कमेटी बनी थी जो कि पॉवर्टी के ऊपर आधारित थी। इसका नाम क्या था, रथ दांडेकर कमेटी। तो इस समिति ने क्या सुझाव दिया था कि अगर कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी, ठीक है, 2250 कैलोरी अगर वो एक दिन में ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो बीपीएल परिवार में नहीं आएगा, वो गरीब नहीं होगा। रथ दांडेकर समिति ने ये बात कही थी कि अगर वो कोई व्यक्ति 2250 की कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण कर सकता है तो वो जो है वो व्यक्ति गरीब नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कमेटी बनती है वो बनती है YKLX समिति। YKLX समिति 1977 में आती है, और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी 1979 में। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कैलोरी प्रति व्यक्ति आय, इन्होंने भी सेम सब्जेक्ट लिया, सेम बेस लिया था जो कि रथ दांडेकर कमेटी का था, कैलोरी प्रति व्यक्ति आय। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में अलग से और शहरी क्षेत्र में अलग से, क्योंकि गांव के लोग तो फिर भी ज़्यादा वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू जो जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो शहरी क्षेत्र वाले हैं उनके लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन अगर वो ग्रहण कर पाते हैं तो वो गरीब नहीं है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ग्रहण कर पाते हैं तो वो गरीब नहीं है। उन्होंने ये बताया YKLX समिति ने। इनकी रिपोर्ट 1977 में आई थी, और 1977 में ये कमेटी आई थी, और 1979 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी YKLX समिति। तीसरी समिति आती है लक्कड़वाला समिति। लक्कड़वाला जो समिति थी उन्होंने क्या बताया था, तो लक्कड़वाला समिति इनका निर्माण होता है 1979 में, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी 1993 में। इनका आधार क्या था, इनका आधार था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है में श्रमिक काम करते हैं, और शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक श्रमिक काम को आधार बनाया जाना चाहिए, ठीक है, समझे। इसमें क्या था कि इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग इंडेक्स की बात की, कि ग्रामीण के लिए एक अलग इंडेक्स होगा और जो शहरी है उनके लिए एक अलग से इंडेक्स होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि करते हैं उनके लिए अलग से, और जो शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक इंडस्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं उनके लिए एक इंडेक्स बनेगा अलग से। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो NSSO है जो कि हमारी पॉवर्टी का आकलन करता है, इन्होंने इस समिति के आधार पर कोई भी आकलन नहीं किया इनके आधार पर, क्योंकि इन्होंने बेस ही ऐसा माना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो हमारी जो NSSO था, इन्होंने किसी भी तरीके का इनकी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो कुछ आकलन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कौन सी समिति, तो उसके बाद आती है हमारी सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति जो थी, इनका जो गठन होता है वो 2005 में हुआ, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति का। इन्होंने जो माना था, इन्होंने बेस माना प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 27 रुपये प्रतिदिन खर्च कर पाते हैं और 816 रुपये मंथली अगर खर्च कर पाते हैं तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में अगर 33 रुपये प्रतिदिन और 1000 रुपये मंथली खर्च कर पाते हैं तो वो गरीब नहीं है, ठीक है।
एनएसएसओ ने इनके आधार पर गरीब निर्धनता का आकलन भी किया 2011 और 12 में, और इन्हीं के आधार पर जब 2011 और 12 में आकलन किया तो 21.9% जो लोग थे वो गरीब मिले थे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी रंग राजन समिति। रंग राजन समिति ने क्या किया, सिर्फ थोड़ा चेंज किया था रंग राजन समिति ने। वो चेंज ये 2018 में आई थी। इन्होंने सिर्फ थोड़ी सी चेंज किया, इस समिति में कुछ संशोधन किया, जहाँ पर सुरेश तेंदुलकर समिति में 816 रुपये पर मंथली थे और 27 रुपये प्रतिदिन थे। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर दिया, प्रतिदिन को हटाकर 972 रुपये तो प्रतिदिन, सॉरी मंथली 972 रुपये अगर वो प्रति मतलब मंथली अगर खर्च कर पाते हैं तो वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में अगर 1407 रुपये अगर वो खर्च कर पाते हैं तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो रंग राजन समिति ने ये बात कही थी। और जब इस एनएसएसओ ने इनकी जो इनका बेस मानकर बेरोजगारी जो ये गरीबी है इनका आकलन किया तो वो कितने परसेंट गरीब मिले थे, तो 29.5% जो है वो लोग गरीब मिले थे। ठीक है, ओके। तो ये हमारी पॉवर्टी से संबंधित कुछ कमेटियां बनी थी, जो कि 5 कमेटियां थी। कौन कौन सी कमेटी थी, तो पहली थी रथ दांडेकर कमेटी, जो कि 1971 में आई थी। ठीक है, रथ दांडेकर कमेटी, इन्होंने अपने कैलोरी प्रति व्यक्ति आय माना। फिर वाई के अलग कमेटी 1977 में, जिन्होंने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी को अलग अलग माना था। लकड़वाला समिति आई थी 1993 में, जिन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को माना था। ठीक है, लेकिन जो एनएसएसओ था, इन्होंने इनकी समिति पर कोई ध्यान नहीं दिया था, इनसे कोई आकलन नहीं किया। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति आती है, उन्होंने 27 रुपये प्रतिदिन गांव में और 816 रुपये मंथली, और शहर में 33 रुपये प्रतिदिन और 1000 रुपये जो थे वो मंथली जो थे वो कर रहे थे। उसके बाद रंग राजन समिति आती है, उन्होंने प्रतिदिन को हटाकर सिर्फ जो मंथली थे 972 और 1407 रुपये जो था वो खर्च करने की बात की थी। तो हमारे जो देश में जो बेरोज़गारी होती है वो का जो आकलन होता है वो कैसे होता है, वो टाइम टाइम पर जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं उन्हीं के आधार पर होता है। कुछ लोग अपने आइडियाज़ देते हैं तो उन्हीं के आधार पर पॉवर्टी जो है वो उनका आकलन होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।